गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज करते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वे आँखें, जिसके राइटर हैं आदरणीय सुमित्रानंदन पंत जी, जिनका जन्म हुआ सन 1900 शताब्दी में और जिनकी मृत्यु मानी जाती है सन 1977। बच्चों, इस कविता में किसान की विरोधाभासी स्थिति के बारे में बताया गया है कि अब तक 1947 तक तो चलो हमने ये माना कि भारत का विकास इसलिए रुका हुआ था कि वो अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन 1947 में भारत को मिल गई स्वतंत्रता। उसके बाद विकास के क्या हाल हुए? जिनके हाथ में सत्ता आ गई वो नौनिहाल हो गए और जो आम लोग थे उनकी दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। सिर्फ एक सत्ता का हस्तांतरण हुआ था कि भारत की सत्ता विदेशों ब्रिटिश सरकार से भारतीय लोगों के हाथ में आ गई थी, भारतीय सत्ता में आ गई थी, लेकिन आम लोगों में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। उनका जीवन जैसे पहले दुखी था वैसा का वैसा अब भी रहा। ये जो जागीरदार थे अभी भी लोगों का खून चूस ही रहे थे। तो इस कविता में कवि ने यही बताया है कि किसान की कैसी दारुण स्थिति हो जाती है, किसान कितना दुखी होता है। क्या आजादी के बाद किसी ने एक गरीब किसान की सुध ली? जहां भारत का 80% कृषि पर निर्भर था, वहां पर कृषि को करने वाला कौन था? किसान ही तो था। तो क्या किसान का भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं? क्या किसान की हमेशा आर्थिक स्थिति उतनी ही खराब रहेगी? क्या किसान को हमेशा आत्महत्या के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा? क्या वो हमेशा बैंक लोन पर ही डिपेंड रहेगा? क्या वो हमेशा बारिश पर ही डिपेंड रहेगा? और क्या हमेशा वो शोषण में पिसता ही रहेगा? यही इस कविता में बताया है कि एक गरीब इंसान जिसको आशा की कोई किरण नजर नहीं आती, वो इंसान है किसान। वो क्या सोचता है? एक किसान की दृष्टि से एक किसान अपने बारे में क्या सोचता है, वही चीज यहाँ पर कवि ने बताने की कोशिश की है। देखो कविता, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारो दिन दुख का नीरव रोदन। रोदन मतलब रोना, नीरव मतलब बिल्कुल शांत, जिसमें कोई हलचल नहीं। यहाँ पर कवि ऐसी कल्पना करते हैं कि कवि स्वयं कह रहे हैं कि मुझे किसान की आंखों में देखने से ही डर लगता है। वो आंखें किस तरह से दिखाई देती है? जैसे कि कोई अंधेरी गुफा हो, कोई अंधेरी गुफा है और व्यक्ति उसमें जाने से जिस प्रकार, जाना तो दूर, उसमें देखने से जिस प्रकार डरेगा, उसी प्रकार कवि को किसान की अंधेरी काली आंखों में देखने से डर लग रहा है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का सदृश बह खिसका। यहाँ पे संसार के लिए बह खिसका शब्द प्रयोग किया है कवि ने। क्यों खिसका शब्द अपन किसके लिए प्रयोग में करते हैं? कि जैसे अपने से कोई कन्नी काट रहा हो, अपनी कोई जगह परिवर्तित कर रहा हो, अपने को कोई इग्नोर करे, तो वही कंडीशन यहाँ पर किसान की हो गई है कि किसान इतनी दारुण, इतनी दयनीय स्थिति में है कि जो शुद्ध बुद्ध लेने वाले थे, जो भाई पहले तो राज सत्तात्मक था, भारतीय समाज राजाओं का राज था, उसके बाद में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चली और उसके बाद में तो लोकतंत्र आ गया था ना। लोकतंत्र किसको कहेंगे? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन। तो अब ये बताओ, जहाँ जनता ही शासन कर रही है, जनता के लिए ही शासन हो रहा है, जनता के द्वारा ही किया जा रहा है, तो फिर जनता की ही ऐसी दयनीय हालत क्यों? और उसमें भी सर्वाधिक प्रभावित किसान ही क्यों? और इतनी दयनीय स्थिति में उसका कोई सहारा नहीं, और जो सहारा था वो भी खिसकने की स्थिति में था, वो भी उससे कन्नी काट रहा था, उसका कोई सहारा उस समय नहीं बन रहा था। लहराते थे वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके दिन से, दिन मतलब घास, तिनका। ठीक है, तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? लहराते थे वे खेत दृगों में। किसान अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कह रहा है कि उन पुराने दिनों को मैं याद करूं जब मैंने हरी हरी फसल अपने खेतों में, अपने खुद के खेतों में लहराया करती थी, लेकिन अब उन्हीं खेतों पर वो मजदूर बनकर के काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो
किसानों की कितनी बार बारिश नहीं हुई, कितनी बार बीज नहीं मिले, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनसे किसान को जमींदारों से ऋण लेना पड़ता है, और यदि वो ऋण समय पर नहीं चुका पाए तो जमींदार ऐसे होते थे उस समय कि उन्हीं किसानों की जमीन ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज चढ़ाते चढ़ाते वो अपने खुद के नाम करवा लेते थे, और खुद के नाम पर करवाने के बाद में वो किसान अपनी ही जमीन का मजदूर बन जाया करता था। तो इसीलिए जब एक किसान की जमीन खुद बिक गई जमींदारों के हाथ में, तो वो खुद अपनी ही जमीन का मजदूर बनकर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कह रहा है कि कभी वो दिन थे जब मेरे खेतों पर हरी हरी फसलें लहराया करती थी। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब जब किसान अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है तो उसे अपने पुत्र की याद आई, और पुत्र क्या था, वो जवानी में ही कारकुनों के हाथों मारा गया था। कारकुन मतलब होता है जमींदार के जो लठ वगैरह लेके नहीं चलते, जो उनके चमचे जो होते हैं, जो गुंडे होते हैं जमींदारों के एक तरह से, तो उन जमींदार ने उसका ऋण वसूल करने के लिए उसके घर पर, किसान के घर पर वो गुंडे भेजे थे, और जब किसान के पुत्र ने उनका विरोध किया तो लाठियों से मारकर उसकी जान ले ली। किसने? जमींदार के कारकुनों ने, जमींदार के चमचों ने उसके किसान के पुत्र को भी मार डाला था। वो बड़ी जवानी में मारा गया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। बरगों की यानी कि बेलों की जोड़ी। कभी किसान बड़ा समृद्ध हुआ करता था, उसके हरे भरे खेत थे, उसके पास पशुओं का जमावड़ा था, 2 पशुओं की जोड़ी थी, गाय थी, सभी के सभी महाजन का ब्याज चुकाने में बिक गए। आज वह खाली हाथ खड़ा है, उसके पास खाली एक निराश आंख के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि बिका दिया घर बार, मेरा घर बार भी बिक गया। महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, कि महाजन से मैं जो जमींदार से जो लाया महाजन से जो भी मैंने ऋण खरीदा था वह भी ब्याज के चक्कर में सारे के सारे पशु भी मुझे बेचने पड़े, मेरा घर भी मुझे बेचना पड़ा। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। यहाँ पर कवि कह रहे हैं उस किसान के माध्यम से उजरी मतलब होता है उजला, सफेद रंग वाली गाय थी उसकी, सफेद रंग की गाय के लिए यहाँ पर उजरी शब्द का प्रयोग किया है। कि वो गाय की क्या विशेषता थी कि जब वो दूध देती थी तो उसका दूध खाली उसका मालिक किसान ही निकाल सकता था। पशुओं की एक विशेषता होती है बच्चों कि वो जिसके हैबिचुअल हो गए, जिसके आदी हो गए, वो उन्हीं के पास रहा करते हैं, उनके अलावा वो नहीं किसी को दूध देते हैं। तो यहाँ पर तो बच्चों मैं आपको बता रही थी कि पशुओं की एक आदत होती है, वो जिसकी आदत में आ गए वो उन्हीं को दूध देते हैं और किसी को नहीं देते। तो ऐसी जो मोह रखने वाली गाय थी वो भी किसान की बिक गई, वो भी किसान के पास नहीं रही। बिना दवा दर्पण के गढ़नी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। यहाँ पर किसान की एक पत्नी थी, वो भी बिना दवा दारू के, यानी कि किसान की पत्नी असमय बीमार हुई, और बीमार होने के कारण वो गरीबी के कारण वो उनकी समय पर दवा नहीं खरीद सके, और इस कारण उनकी पत्नी भी मर गई। और दूध मुई बच्ची थी, दूध पीने वाली बच्ची थी उनकी, वो भी माँ के प्यार के बगैर, माँ के दूध के बगैर मर गई। अब घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति गाती, पत्थर मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी गई। यहाँ पर क्या हुआ कि कवि की एक पुत्रवधू भी थी, पुत्रवधू भली लक्ष्मी थी, लेकिन पति की असमय मृत्यु के कारण समाज वाले उसको पति की हत्यारिन बोलते थे। और एक दिन किसी ने उसकी झूठी शिकायत थाने में दर्ज करवा दी, और कोतवाल ने यानी कि जो इंस्पेक्टर है उसने उसको वहाँ पर थाने में बुलाया, और बुलाने मात्र से उसने अपने आप को इतना अपमानित महसूस किया पुत्रवधू ने कि उसने आत्महत्या कर ली कुएं में डूबकर। तो एक एक करके उसके परिवार के सारे व्यक्ति मर गए। खेर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुटकर सांप लौटते फटती छाती। यहाँ पर थोड़ी सी कवि की रूढ़िवादी सोच झलकेगी कि उसने किसान के माध्यम से क्या कहलवाया है। वैसे तो जैसा समाज है वैसी ही कविता की लाइनें बनती है। तो उस समय वास्तव में औरतों को पैर की जूती समझा जाता था, तो किसान की भी यही सोच है
कि भाई पत्नी मर गई तो कोई बात नहीं, पत्नी तो पैर की जूती होती है, एक टूट गई तो दूसरी ले आएंगे, एक मर गई तो दूसरी शादी हो जाएगी। लेकिन जब भी वो अपने बेटे को याद करता तो उसकी छाती फट जाती, दुख से भर जाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक ही लाती, तुरंत शून्य में गड़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अब इतना सारा कुछ वो किसान याद कर रहे हैं और याद करते हुए दुखी हो रहे हैं। लेकिन अब जब भी याद आती है तो एक पल के लिए तो उसके मुंह पे खुशी आती है पुरानी यादों को, और दूसरे ही पल जब वो वास्तविकता से परिचित होते हैं तब उनको वही सुनहरी यादें एक तीखी नोक के कारण तीखी सुई के जैसे मन में चुभती है।